हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज का यह लेक्चर इस बैच का 18वां लेक्चर है। दिस इज 18th लेक्चर ऑफ दिस बैच और आज के इस लेक्चर में हम लोग छल, रिष्टि और आपराधिक अतिचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग चीटिंग, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि छल, रिष्टि और आपराधिक अतिचार से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में धारा 318 से धारा 334 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आइए आज की इस क्लास को हम सीधे शुरू करते हैं और जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है जिससे आज की इस क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है धारा 318। धारा 318 छल को परिभाषित भी करती है और इस अपराध के संबंध में दंड का भी प्रावधान करती है। तो सेक्शन 318 ऑफ BNS डिफाइंस as well as punishes the offense of cheating। तो आइए हम धारा 318 के मुख्य प्रावधानों को सिलसिलेवार तरीके से, सिस्टमैटिकली, सिंप्लीफाइड तरीके से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 318 उपधारा 1 छल को परिभाषित करती है। तो आइए छल के अपराध की परिभाषा के आवश्यक घटकों को हम सीधी सरल भाषा में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 318 उपधारा 1 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना करके उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, whoever by deceiving any person, प्रवंचना करके मतलब deceiving any person, fraudulently or dishonestly induces that person। तो जो अपराधी है वो पीड़ित व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? वो पीड़ित व्यक्ति से प्रवंचना करके उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहा है। द ऑफेंडर बाय डिसीविंग द विक्टिम इज फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द विक्टिम टू डू सर्टेन एक्ट्स। अब वो जो कृत्य है वो क्या करने के लिए इंड्यूस कर रहा है, वो पीड़ित व्यक्ति को क्या करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, यही जानने की आवश्यकता है यहां पर। तो आइए ये इस परिभाषा को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। तो धारा 318 उपधारा 1 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना करके उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, किस लिए? कि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को वह परिदत्त कर दे, अर्थात टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। तो जो ऑफेंडर है वो विक्टिम को क्या कर रहा है? वो इंड्यूस कर रहा है, किस लिए? टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। या फिर यह सम्मति दे कि कोई व्यक्ति संपत्ति को रखे, अर्थात या फिर वो जो अपराधी है वो पीड़ित व्यक्ति को क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है, किस लिए? कि वो कंसेंट दे दे, टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी। तो जो अपराधी है वो पीड़ित व्यक्ति के साथ प्रवंचना कर रहा है, उसको डिसीव कर रहा है और इस प्रकार डिसीव करते हुए पीड़ित व्यक्ति को वह कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहा है, किस लिए? या तो इसलिए कि वो पीड़ित व्यक्ति कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त करते, अर्थात जो विक्टिम है वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे किसी दूसरे व्यक्ति को, या फिर यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति संपत्ति को रखे, अर्थात टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी। या फिर वह ऐसा कोई कार्य करे, अर्थात पीड़ित व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करे या कार्य करने का लोभ करे, अर्थात ऐसा कोई एक्ट करे या फिर ऐसा कोई ओमिशन करे जिसे वह यदि प्रवंचित न होता तो न करता, अर्थात वो जो
अपराधी है वो क्या कर रहा है, इंटेंशनली इंड्यूस कर रहा है पीड़ित व्यक्ति को, किस लिए, टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड। और साथ ही साथ और यदि इस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित हो रही है। अर्थात जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसको उस एक्ट या ओमिशन से क्या कॉज हो रहा है, डैमेज कॉज हो रहा है या हार्म कॉज हो रहा है, उसको जो है क्षति कारित हो रही है या फिर जो है उसको अपहानि कारित हो रही है। किस संबंध में, डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित हो रही है पीड़ित व्यक्ति को। तो जब ये सभी आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं तो यह कहा जाएगा कि जो अपराधी है वह छल करता है। द ऑफेंडर इज सेड टू चीट। तो मैं आशा करता हूं कि जो चीटिंग की परिभाषा अभी हम लोगों ने डिस्कस की, छल की परिभाषा के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा की, आप सब लोगों को उस चर्चा के माध्यम से छल की परिभाषा के सभी आवश्यक घटक बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब धारा 318 उपधारा 1 में एक स्पष्टीकरण भी है और इस स्पष्टीकरण के अनुसार तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अंतर्गत प्रवंचना है। अर्थात ये जो एक एक्सप्लेनेशन भी है, देयर इज एन एक्सप्लेनेशन क्लॉज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 318 सबसेक्शन 1 ऑफ BNS which provides that a dishonest concealment of fact, concealment of facts कैसा है, dishonest है। तो a dishonest concealment of facts is a deception within the meaning of this section। तो ये जो स्पष्टीकरण है ये बताता है कि तथ्यों का बेईमानी से छिपाना, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट, वो क्या है, वो भी इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत प्रवंचना है। वो भी जो है इस प्रकार तथ्यों का छिपाया जाना वो क्या है, वो डिसेप्शन है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो स्पष्टीकरण खंड है उसके प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अब हम लोग धारा 318 उपधारा 1 के अंतर्गत जो छल की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को हम उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए क सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश करके, यानी बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन सिविल सर्विस। तो क सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश करके साशय य से प्रवंचना करता है। इंटेंशनली जो है वो Z को क्या कर रहा है, डिसीव कर रहा है। A falsely pretends to be in the civil service and thereby intentionally deceives Z। और इस प्रकार बेईमानी से य को प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे। And thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay। और वो क्या कर रहा है, इस प्रकार बेईमानी से या को प्रेरित तो कर ही रहा है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे और साथ ही साथ उसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा भी नहीं है। तो इस प्रकार का अपने उपरोक्त एक्ट से, अपने उपरोक्त कृत्य से छल का अपराध कारित करता है। तो मैं आशा करता हूं कि छल की परिभाषा के सभी आवश्यक घटक आप सब लोगों को इस उदाहरण के माध्यम से और भी ज्यादा स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए अब एक और उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से हम इस परिभाषा के सभी आवश्यक घटकों को फिर से समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए क या को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखाकर
य से शासय प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु उस सैंपल के अनुरूप है। तो क क्या कर रहा है, य को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखा रहा है और इस प्रकार नकली सैंपल दिखाकर वह य से साशय प्रवंचना कर रहा है और इस प्रकार उसके साथ प्रवंचना करके वह यह विश्वास भी कराता है कि वह वस्तु और सैंपल, वह वस्तु सैंपल के अनुरूप है। अर्थात A by exhibiting to Z a false sample of an article, वो क्या कर रहा है, एक फॉल्स सैंपल को एग्जिबिट कर रहा है A Z को, और इंटेंशनली A by exhibiting to Z a false sample of an article intentionally deceives Z, इंटेंशनली जो है डिसीव कर रहा है, उसको जो है साशय उसके साथ प्रवंचना कर रहा है और इस प्रकार प्रवंचना करने से क्या हो रहा है कि Z बिलीव कर रहा है कि दैट द आर्टिकल करेस्पॉन्ड्स विद द सैंपल। तो और उसके बाद उसके द्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित भी कर रहा है। इसके पश्चात वो क्या कर रहा है, एंड देयर बाई ही डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू बाई एंड पे फॉर द आर्टिकल। तो अगर ए ऐसा कृत्य कर रहा है तो अपने इस कृत्य की वजह से, अपने इस कृत्य के कारण छल के अपराध का दोषी माना जाएगा धारा 318 उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 318 उपधारा 1 के प्रावधान आप सब लोगों को इन दोनों ही उदाहरणों के माध्यम से और भी ज्यादा स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब धारा 318 उपधारा 2 छल के संबंध में दंड का प्रावधान करती है और धारा 318 उपधारा 2 के अनुसार जो कोई छल करता है वह अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो कोई छल करता है वह धारा 318 उपधारा 2 के अनुसार या तो अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 318 उपधारा 3 और धारा 318 उपधारा 3 छल के गंभीर स्वरूप के संबंध में दंड का प्रावधान करती है, छल के गुरुतर स्वरूप के संबंध में दंड का प्रावधान करती है, चीटिंग के एग्रेवेटेड फॉर्म के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। सेक्शन 318 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स पनिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ चीटिंग। तो आइए हम देखते हैं कि धारा 318 उपधारा 3 क्या प्रावधानित करती है। तो धारा 318 उपधारा 3 के अनुसार जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करता है कि यह संभाव्य है कि वह उसके द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए जिसका हित संरक्षित करने के लिए वह विधि या वैध संविदा द्वारा आबद्ध है। तो whoever cheats with knowledge, तो इस ज्ञान के साथ वो छल कर रहा है। ज्ञान क्या है? that he is likely thereby to cause wrongful loss। क्या है? साशय सदोष हानि, wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound either by law or by legal contract to protect। So whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest he was bound either by law or by a legal contract to protect, अगर इस प्रकार जो अपराधी है वो चीटिंग कर रहा है तो धारा 318 उपधारा 3 के अनुसार ऐसा अपराधी 5 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर अपराधी इस ज्ञान के साथ छल करता है कि यह संभाव्य है, ये लाइकली है कि वह उसके द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए, उस व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाए जिसका हित संरक्षित करने के लिए वह विधि द्वारा या फिर संविदा द्वारा, वैध संविदा द्वारा आबद्ध है, लीगली बाउंड है। तो अगर अपराधी इस प्रकार छल कारित कर रहा है
तो वो धारा 318 उपधारा 3 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और वो जो जिस दंड का भागी होगा वो है 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 318 उपधारा 3 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रावधान है वो है धारा 318 उपधारा 4 और धारा 318 उपधारा 4 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई छल करता है और उसके द्वारा प्रवंचित किए गए व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, यानी कि जो ऑफेंडर है वो छल कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, और जो डिसीव्ड पर्सन है उसको वो क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। किस लिए इंड्यूस कर रहा है, किस लिए उत्प्रेरित कर रहा है? कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, वो कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन को डिलीवर कर दे, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। तो वो क्या कर रहा है अपराधी? वो पीड़ित व्यक्ति को जो है उत्प्रेरित कर रहा है, छल करते हुए उत्प्रेरित कर रहा है। किस लिए? कि या तो पीड़ित व्यक्ति कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को दे दे, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को क्या कर दे, रच दे, अर्थात टू मेक अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और टू ऑल्टर अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और टू डिस्ट्रॉय अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वो क्या कर रहा है, किस लिए वो उत्प्रेरित कर रहा है? कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो मूल्यवान प्रतिभूति को वो जो है रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। ही इज इंड्यूसिंग द विक्टिम टू आइदर मेक और ऑल्टर और डिस्ट्रॉय अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो उस दशा में जो अपराधी है वो धारा 318 उपधारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, दंड का भागी होगा, और जो दंड ऐसे अपराधी को दिया जाएगा वो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। अर्थात ऐसा अपराधी 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने का भी दायी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 318 उपधारा 4 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 324 सेक्शन 324, और जो सेक्शन 324 है इट डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। धारा 324 रिश्ती के अपराध को परिभाषित भी करती है और उसके संबंध में दंड का भी प्रावधान करती है। और धारा 324 उपधारा 1 रिश्ती को परिभाषित करती है। तो आइए धारा 324 उपधारा 1 के प्रावधानों को हम सीधी सरल भाषा में सिस्टमैटिकली समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 324 उपधारा 1 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह लोक को अर्थात टू द पब्लिक या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, whoever with intent to cause, इस आशय से कि वो नुकसान कारित करे या सदोष हानि कारित करे, तो whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage, सदोष हानि या नुकसान। तो जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह लोक को अर्थात डैमेज टू द पब्लिक या किसी व्यक्ति को और टू एनी पर्सन, तो जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह लोक को अर्थात टू द पब्लिक या किसी व्यक्ति को
और टू एनी पर्सन। तो क्या कर रहा है, इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे। तो जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to the person, इस प्रकार कृत्य करते हुए वो क्या कर रहा है, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य, उसकी वैल्यू या उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है। अर्थात इस प्रकार कार्य करते हुए, इस प्रकार ऐसा कृत्य करते हुए अपराधी क्या कर रहा है, द ऑफेंडर कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी और इन द सिचुएशन देयर ऑफ एज डिस्ट्रॉयज और डिमिनिशेस इट्स वैल्यू। तो ऐसा जो चेंज है, ऐसी तब्दीली से क्या हो रहा है, उस संपत्ति का मूल्य या फिर उसकी उपयोगिता, उसकी वैल्यू या फिर उसकी यूटिलिटी, वो क्या हो रही है, या तो नष्ट हो जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है, या फिर कम हो जा रही है, डिमिनिश हो जा रही है, और अफेक्ट्स इट इंजूरियसली, या फिर ऐसा करने से उस संपत्ति पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ रहा है, वो संपत्ति जो है इंजूरियसली अफेक्ट हो रही है। तो अगर ये सारे ही आवश्यक घटक, अगर ये सारे ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं, तो यह कहा जाएगा कि ऐसा अपराधी, ऐसा ऑफेंडर वो रिष्ट कारित करता है। सच एन ऑफेंडर कमिट्स मिसचीफ, सच एन ऑफेंडर इज सेड टू कमिट मिसचीफ। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 324 उपधारा 1 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब ये जो परिभाषा अभी हम लोगों ने धारा 324 उपधारा 1 के अंतर्गत पढ़ी, उस परिभाषा के आवश्यक घटकों को आइए हम एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से भी समझने और जानने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण के लिए, यह कि सदोष हानि कारित करने के आशय से, विथ इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड। तो यह कि सदोष हानि कारित करने के आशय से यह कि मूल्यवान प्रतिभूति को, अर्थात जेड की वैल्यूएबल सिक्योरिटी को वो क्या कर रहा है, क स्वेच्छया जला देता है। क जो है स्वेच्छया जला देता है। ए voluntarily burns a valuable security belonging to Z with intention to cause wrongful loss to Z। और अगर ऐसा कृत्य ए ने कारित किया है, अगर ऐसा कृत्य जो है क ने कारित किया है, तो यह कहा जाएगा कि उसने रिष्ट का अपराध कारित किया है, उसने जो है मिसचीफ का ऑफेंस कमिट किया है। तो मैं आशा करता हूं कि इस उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से भी आप सब लोगों को रिष्ट के अपराध की परिभाषा के सभी आवश्यक घटक बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है धारा 324 उपधारा 1 के अंतर्गत, और जो पहला स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण 1, उस स्पष्टीकरण के अनुसार रिष्ट के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो फर्दर क्लैरिफाई कर रहा है और ज्यादा स्पष्ट कर रहा है चीजों को, उस परिभाषा को जो धारा 324 उपधारा 1 के अंतर्गत दी गई है। और स्पष्ट करने के लिए, इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए धारा 324 उपधारा 1 का यह पहला स्पष्टीकरण यह प्रावधानित कर रहा है
कि रिश्ती के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। क्या आवश्यक नहीं है? कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। इट इज नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको इंजरी कॉज करने का इंटेंशन हो, उसको जो है नुकसान कारित करने का इंटेंशन हो, उसको लॉस या डैमेज कारित करने का इंटेंशन हो, यह जरूरी नहीं है। बल्कि यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह संभाव्य जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो भी या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। तो ये रिश्ते के अपराध के लिए यह सफिशिएंट है, यह पर्याप्त है, अपने आप में पर्याप्त है कि इफ द ऑफेंडर इंटेंड्स टू कॉज, या तो उसका इंटेंशन हो या फिर नॉलेज भी हो, knowledge that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property whether it belongs to that person or not। तो जरूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी के ओनर को लॉस या डैमेज कारित करने का वो आशा रखे अपराधी, बल्कि ये अपने आप में सफिशिएंट है, यह अपने आप में पर्याप्त है कि उसका यह आशय है वह यह संभाव्य जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो भी या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। तो मैं आशा करता हूं कि स्पष्टीकरण 1 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण 2। तो धारा 324 उपधारा 1 के दूसरे स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, यदि कोई कार्य किसी संपत्ति पर प्रभाव डालता है, इफ एन एक्ट अफेक्ट्स द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू, और वो प्रॉपर्टी कैसी है? द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट। तो यदि कोई कार्य किसी संपत्ति पर प्रभाव डालता है और वह संपत्ति उस कार्य करने वाले व्यक्ति की ही संपत्ति हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों की हो, तो भी उस कार्य द्वारा रिश्ती की जा सकती है। अगर इसी बात को मुझे इंग्लिश भाषा में समझाना हो तो कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है कि इफ एन एक्ट अफेक्ट्स द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और टू दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली, in spite of that particular fact, mischief may also be committed by that act। तो भी उस कार्य द्वारा रिश्ती की जा सकती है। तो भले ही वो संपत्ति उस अपराधी की स्वयं की संपत्ति हो, फिर भी उस संपत्ति के संबंध में रिश्ती का अपराध कारित किया जा सकता है। और ये जो स्पष्टीकरण के प्रावधान हैं, आप सब लोगों को जो अभी मैं एक उपयुक्त उदाहरण दूंगा, उस उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। तो उदाहरण के लिए, क और य एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। ए एंड जेड आर जॉइंट ओनर्स ए एंड जेड आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हॉर्स। तो क और य एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं और क जानबूझकर य को सदोष हानिकारित करने के आशय से उस घोड़े को गोली मार देता है। ए शूट्स द हॉर्स इंटेंडिंग देयर बाई टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड। तो भले ही क य के साथ उस घोड़े का संयुक्त स्वामी था, फिर भी अपने इस कृत्य के द्वारा क ने रिश्ती का अपराध कारित किया है। इवन दो ही jointly owned the horse along with Z, but by doing such an act he has committed the offense of mischief। तो मैं आशा करता हूं कि इस उदाहरण के माध्यम से भी आप सब लोगों को स्पष्टीकरण 2 के प्रावधान और भी ज्यादा क्लियर हो गए होंगे, स्पष्ट हो गए होंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 324 उपधारा 2। और धारा 324 उपधारा 2 रिश्ती के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। और धारा 324 उपधारा 2 के अनुसार जो कोई रिश्ती करता है वह 6 मास तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति रिश्ती कर रहा है तो वह अधिकतम 6 मास तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 324 उपधारा 3। और धारा 324 उपधारा 3 ये रिश्त के एग्रीवेटेड फॉर्म्स के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। तो धारा 324 उपधारा 3 के अनुसार जो कोई रिश्त करता है whoever commits mischief और उसके द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति कारित करता है। तो whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to any property, loss or damage to any property including the property of government or local authority। तो जो कोई रिश्त करता है और उसके द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की संपत्ति सहित किसी भी संपत्ति की हानि कारित करता है या क्षति कारित करता है तो ऐसा अपराधी 1 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 324 उपधारा 3 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 324 उपधारा 4। और धारा 324 उपधारा 4 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई रिश्त करता है और उसके द्वारा 20,000 रुपए से अधिक किंतु 1 लाख रुपए के अनधिक रकम की हानि या नुकसान कारित करता है, यानी कि whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of 20,000 rupees and more but less than 1 lakh rupees। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू की रेंज क्या है, 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक। तो अगर इस रकम की हानि हो रही है तो जो अपराधी है वो 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर अपराधी रिश्ती कर रहा है और उसके इस प्रकार रिश्ती करने के कारण 20,000 रुपए से अधिक किंतु 1 लाख रुपए से अनधिक रकम की हानि या नुकसान कारित हो रही है तो उस दशा में अपराधी 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 324 उपधारा 5। और धारा 324 उपधारा 5 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई रिश्ती करता है और उसके द्वारा 1 लाख रुपए या उससे अधिक रकम की हानि या नुकसान कारित करता है, whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of 1 lakh rupees or upwards। तो अपराधी क्या कारित कर रहा है, रिश्ती तो कारित कर रहा है, लेकिन रिश्ती कारित करने की वजह से जिस रकम की हानि या नुकसान हो रहा है वो 1 लाख रुपए या अधिक की रकम है। तो उस दशा में ऐसा अपराधी 5 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 324 उपधारा 5 के अंतर्गत ऐसा अपराधी 5 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मैं आशा करता हूं धारा 324 उपधारा 5 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 324 उपधारा 6। और धारा 324 उपधारा 6 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष कारित करने की तैयारी करके रिश्ती करता है, whoever commits mischief having made preparations for causing to any person death or hurt or wrongful restraint, या फिर जो कोई
किसी व्यक्ति को मृत्यु का या उपहति का या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके रिष्टि करता है। Whoever commits mischief having made preparations for causing to any person the fear of death or of hurt or of wrongful restraint, तो उस परिस्थिति में ऐसा अपराधी, such an offender is liable to be punished with maximum imprisonment of 5 years and is also liable to pay fine. ऐसा अपराधी 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने का भी दायी होगा। तो जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी करके रिष्टि करता है, या फिर जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु का या उपहति का या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके रिष्टि करता है, तो ऐसा व्यक्ति 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने का भी दायी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 324 उपधारा 6 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आप सब लोगों के लिए लेकर आया है प्रतिभा 2.0 बैच। प्रतिभा 2.0 बैच प्रतिभा 1.0 की तरह ही लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च को टारगेट करता है। ये बैच लॉ स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। अगर कोई भी स्टूडेंट लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च में अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी कुशलता, अपनी दक्षता को और ज़्यादा सुदृढ़ करना चाहता है, तो वो इस बैच को ज्वाइन करके लाभान्वित हो सकता है। आइए अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण प्रावधान की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 329 और धारा 329 आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार की परिभाषा भी देता है और साथ ही साथ इन दोनों ही अपराधों के संबंध में दंड का प्रावधान भी करता है। आपराधिक अतिचार को हम कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास और गृह अतिचार को हम कहते हैं हाउस ट्रेसपास। तो धारा 329 उपधारा 1 आपराधिक अतिचार को परिभाषित करती है। तो आइए धारा 329 उपधारा 1 के सभी आवश्यक घटकों को हम सीधी सरल भाषा में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 329 उपधारा 1 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई किसी ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे। Whoever enters into or upon any property in the possession of another with intent to commit an offense। तो अपराधी क्या कर रहा है? एक प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है और प्रॉपर्टी कैसी है? किसी दूसरे के कब्जे में है। और अपराधी का इस प्रकार एंटर करते हुए, इस प्रकार जो है प्रवेश करते हुए आशय क्या है? आशय है कि वह कोई अपराध कारित करे, या फिर इस प्रकार प्रवेश करता है कि वह किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे। विथ इंटेंट टू इंटिमिडेट अर्थात अभित्रस्त करे, अपमानित टू इंसल्ट और क्षुब्ध करे अर्थात टू अनॉय। The offender enters into the property with intent to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property। जो अपराधी है इस आशय से प्रवेश कर रहा है कि वह किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, जिसके पोजीशन में ऐसी संपत्ति है, ऐसे व्यक्ति को वो क्या करे? अभित्रस्त करे, इंटिमिडेट करे, अपमानित करे, इंसल्ट करे, या फिर उसको क्षुब्ध करे अर्थात एनॉय करे, या फिर ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके वहां विधि विरुद्ध
रूप से इस आशय से बना रहता है कि उसके द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे। अर्थात उसकी एंट्री तो लॉफुल थी, उसका प्रवेश तो लॉफुल था, लेकिन उसका संपत्ति में बना रहना वो अनलॉफुल हो गया। और किस प्रकार अनलॉफुल हो गया? क्यों अनलॉफुल हो गया? क्योंकि अपराधी वो क्या कर रहा है? ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, अपमानित कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है या क्षुब्ध कर रहा है, एनॉय कर रहा है। और हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेन्स देयर। वो क्या कर रहा है? विधि विरुद्ध तरीके से वो वहां रह रहा है। उसकी एंट्री तो लॉफुल है, प्रवेश उसका विधि पूर्वक है, उसने प्रवेश विधि पूर्वक किया है, प्रवेश उसका विधिपूर्ण है, लेकिन वो जो बना रह रहा है उस संपत्ति में, वो जो है विधि विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो जो है अभित्रस्त कर, उसके द्वारा जो ऐसा व्यक्ति है जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, वो अभित्रस्त हो रहा है, अपमानित हो रहा है या क्षुब्ध हो रहा है। जो ऐसा व्यक्ति है वो क्या हो रहा है? इंटिमिडेट हो रहा है, इंसल्ट हो रहा है या एनॉय हो रहा है, या फिर इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध कारित करे। अर्थात उसका प्रवेश तो विधिपूर्ण है, लेकिन वो जो है he unlawfully remains there with intent thereby to commit an offense। तो क्या कर रहा है? उसका आशय क्या है कि विधि पूर्वक उसकी एंट्री तो हो गई, विधि पूर्वक वो प्रवेश तो कर गया, लेकिन बाद में उसका आशय क्या हो गया? बाद में उसका आशय यह हो गया टू कमिट एन ऑफेंस। वह इस आशय से उस प्रॉपर्टी में बना हुआ है, उस संपत्ति में बना हुआ है कि वह कोई अपराध कारित करे। तो अगर इस प्रावधान में धारा 329 उपधारा 1 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसके सभी आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं, तो कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति आपराधिक अतिचार का दोषी है। Such a person commits the offense of criminal trespass। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 329 उपधारा 1 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रावधान है वो है धारा 329 उपधारा 2, और धारा 329 उपधारा 2 हाउस ट्रेसपास को परिभाषित करता है, गृह अतिचार को परिभाषित करता है। तो धारा 329 उपधारा 2 के अनुसार जो कोई आपराधिक अतिचार करता है, तो इस बात से यह समझ में आया कि गृह अतिचार आपराधिक अतिचार का ही एग्रीवेटेड फॉर्म है, गंभीर स्वरूप है, गुरुतर स्वरूप है, क्योंकि हाउस ट्रेसपास के ऑफेंस में क्रिमिनल ट्रेसपास का होना आवश्यक है। तो आइए धारा 329 उपधारा 2 के प्रावधानों को हम सिंप्लीफाइड तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, सरलीकृत तरीके से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 329 उपधारा 2 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई आपराधिक अतिचार करता है, whoever commits criminal trespass, किस प्रकार कर रहा है? किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव आवास के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर। तो आपराधिक अतिचार कैसे कर रहा है अपराधी? वो निर्माण, तंबू या जलयान में, बिल्डिंग, टेंट और वेसल, निर्माण, बिल्डिंग, तंबू, टेंट और जलयान अर्थात वेसल। तो किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव आवास के रूप में उपयोग में आता है, by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling। तो किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव आवास के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके, by entering upon that building, tent or vessel, और by remaining in that building, tent or vessel, या तो उसमें प्रवेश करके या फिर उसमें बना रहकर, या फिर किसी निर्माण में जो उपासना स्थल के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर, by entering into
or remaining in any building used as a place of worship. तो दूसरा आवश्यक घटक, दूसरी परिस्थिति क्या है कि या फिर अल्टरनेटिवली वो क्या कर रहा है, किसी निर्माण में जो उपासना स्थल के रूप में उपयोग में आता है वैसे निर्माण में प्रवेश करके या बना रहकर वो क्या कर रहा है, आपराधिक अतिचार कारित कर रहा है, या फिर किसी निर्माण में जो संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है। एनी बिल्डिंग यूज्ड एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। तो किसी निर्माण में जो किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है वो क्या कर रहा है, वहां पे प्रवेश करके या उसमें बना रहता है। तो अगर इन तीनों ही परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति विद्यमान है और अपराधी जो वह व्यक्ति विशेष है आपराधिक अतिचार कर रहा है, तो यह कहा जाएगा कि धारा 329 उपधारा 2 के अनुसार वह गृह अतिचार का दोषी है। ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास। वह गृह अतिचार करता है। ही इज सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 329 उपधारा 2 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपराधिक अतिचार के लिए दंड क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि आपराधिक अतिचार कहां डिफाइंड है, ये डिफाइंड है धारा 329 उपधारा 1 में। तो आपराधिक अतिचार की परिभाषा दी गई है धारा 329 उपधारा 1 में, और उसके लिए दंड का जो प्रावधान है वो किया गया है धारा 329 उपधारा 3 में। तो धारा 329 उपधारा 3 के अनुसार जो कोई आपराधिक अतिचार करता है वह 3 मास तक के कारावास से या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 329 उपधारा 3 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रावधान है वो है धारा 329 उपधारा 4, और धारा 329 उपधारा 4 गृह अतिचार के लिए दंड का प्रावधान करती है, और यह संबंधित है धारा 329 उपधारा 2 से जो गृह अतिचार को परिभाषित करती है, विच डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास। तो धारा 329 उपधारा 4 के अनुसार जो कोई गृह अतिचार करता है वह 1 वर्ष तक के कारावास से या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 329 उपधारा 4 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज की इस क्लास में हम लोगों ने छल, रिष्टि और आपराधिक अतिचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में, मुख्य प्रावधानों के बारे में जाना, समझा और पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि पिछली क्लासेस की तरह ये क्लास भी आप सब लोगों को इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।